Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 31st of October 2025. 31 अक्टूबर 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, वीडियोस पे कोट्स डाल रहे हैं, अपनी जगह बता रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है वीडियो, बहुत अच्छा लगता है। और पर्सनली मैं बताऊं कि मैं और ज़्यादा मेहनत करूंगा। न्यूज़ एनालिसिस तो मैं कर ही रहा हूं और अब नवंबर की शुरुआत अपन करेंगे और अच्छे तरीके से यूपीएससी 2026 के लिए अच्छे से प्रिपेयर करवाऊंगा। डोंट वरी अबाउट दैट। तो इसको और शेयर करिए जितना कर सकते हैं। पहले मैंने आपको कहा कि मेरा एक्सपीरियंस आपको काम आएगा, जितने मैंने प्रीलिम्स निकाले हैं, मेंस निकाले, इंटरव्यू दिए निकाले हैं, तो आप लोग को वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा जैसा न्यूज़ एनालिसिस में बताता हूँ। वैसे हर टॉपिक्स में अपन कोशिश करेंगे कि शॉर्ट वीडियोस बनाएं, प्लस स्टैटिक टॉपिक्स के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, क्योंकि वहां पे भी बहुत ज़्यादा एक कोचिंग्स में भी गैप रहता है और बहुत कुछ है। तो अपन देखेंगे सारी चीज़ें। आप लोग से आशा करता हूं कि आप लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। 120-30 लाइक्स का ही टारगेट मैंने रखा है, बहुत कम है, इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे। आज 130 पे जाते हैं, लेकिन आप लोग प्लीज़ एक जरूर करिएगा कि लाइक शेयर और हाइप वाइप जो भी करना है कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा। स्टार्ट करेंगे न्यूज़पेपर को। पहले फ्रंट पेज की एक दो न्यूज़ देख लेते हैं, फिर अपन आएंगे प्रीलिम्स क्वेश्चंस ऑफ द डे पे, ठीक है ना। नहीं चलो पहले प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ द डे तो कर ही लेते हैं वो, क्योंकि वो फिर बाद में दिक्कत होती है। तो पहले प्रीलिम्स क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला सवाल आप देख सकते हैं, Who among the following rulers advised his subjects through his inscription? किसके इंस्क्रिप्शन में ये लगा था अपने सब्जेक्ट्स के लिए? Whosoever praises his religion, sect or blames other sects out of excessive devotion to his own sect with the view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely. मतलब किसने अपने इंस्क्रिप्शन में लिखवाया था कि जो अपने सेक्ट या रिलीजन को बहुत प्रेज करता है और दूसरे को बहुत भला बुरा कहता है, वो अपने ही सेक्ट को इंजर करता है। तो ऑप्शंस आपके सामने है, अशोका, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धना या कृष्णदेव राय। तो बहुत आसान है इन चारों से ये चीज पता करना, क्योंकि इसमें से एक ही व्यक्ति है जो धम्म और धर्म में बहुत ज्यादा गया था, वो था अशोक। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ए, अशोक, है ना। तो आप कई बार ऐसे भी कयास लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म कुल्यवाप एंड द्रोणवाप, याद रखिएगा, दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो ये आप लोग चूंकि आप जस्ट सर्च कर सकते हैं गूगल में, है ना। बाकी मैंने तो डाला, ये तो मुझे पता है, लेकिन कुल्यवाप और द्रोणवाप ये आप गूगल करके देखिए और फिर मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। अब बहुत स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन अगर मैं आपको दे दूंगा तो फिर आप सर्च नहीं करते हो, तो जस्ट वर्ड टाइप का क्वेश्चन है, गूगल कर लीजिए कुल्यवाप और द्रोणवाप क्या है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में अगर बता सके तो बहुत अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस डिफाइंस द नेचर ऑफ द हुंडी? हुंडी शब्द किससे आता है, जो कि पोस्ट हर्षा पीरियड आता है? ऑप्शन है देखो, एन एडवाइजरी इशूड बाय द किंग टू द सबऑर्डिनेट्स, अ डायरी टू बी मेंटेन्ड फॉर डेली अकाउंट्स, अ बिल ऑफ एक्सचेंज, एन ऑर्डर फ्रॉम द फ्यूडल लॉर्ड टू हिज सबऑर्डिनेट्स। तो हुंडी क्या होता था? तो हुंडी का करेक्ट आंसर है सी, इट वाज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चंस मजेदार थे। द्रोणवाप और कुल्यवाप आप सर्च करिएगा कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइएगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, न्यूज एनालिसिस के पार्ट पे आते हैं। पहली न्यूज जो फ्रंट पेज की है वो है, इंडिया गेट्स अ वेवर ऑन यूएस सैंक्शंस अगेंस्ट ईरान पोर्ट। अब आप सबको पता होना चाहिए, पहले तो एक चीज, क्या चीज पता होनी चाहिए कि ईरान और रशिया दो कंट्रीज ऐसी हैं जो यूएस के टारगेट में रहती हैं, और जो दूसरी कंट्रीज ईरान और रशिया से अगर अपने रिलेशन अच्छे करते हैं तो फिर यूएस उनके ऊपर सैंक्शंस लगा देता है, ठीक है ना, सैंक्शंस लगा देता है, ठीक है। तो अब क्या है कि ईरान ने, चूंकि अब ईरान के ऊपर क्यों लगाता है? बिकॉज ऑफ अ डील विच वाज नोन एज द JCPOA, यानी कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, या इसको बोलते हैं ईरान न्यूक्लियर डील। ईरान न्यूक्लियर डील का कहना है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर डील को वो करती है, मतलब ब्रेकआउट करती है, और उसने वेपन ग्रेड के न्यूक्लियर टेस्ट कर डाली है, सारी चीजें कर डाली, ऐसा झूठा लगा करके उसके ऊपर ऐसा करते हैं, ठीक है। JCPOA नाम भी याद रखना, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, अगर कभी पूछे तो वो भी न्यूक्लियर डील के बारे में ही है ना। और ये इस डील में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व थी तो याद रखना, इसमें P5+1 बोलते हैं इसको, यानी कि एक तो परमानेंट 5 यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस एंड चाइना, एंड 1 जो था वो जर्मनी है, ठीक है ना। तो P5+1 बोलते हैं कि जो इसमें डील में इन्वॉल्व थे। सो दैट इज द थिंग। नाउ 6 महीने के लिए, आने वाले 6 महीने के लिए चाबहार पोर्ट का प्रयोग इंडिया कर सकता है। उसने, यूएस ने वेवर दे दिया, मतलब कि वेवर दे दिया मतलब कि अब वो इंडिया के ऊपर सैंक्शन नहीं लगाएगा अगर वो चाबहार पोर्ट यूज भी करता है। तो याद रखेगा, इंडिया एसोसिएटेड है चाबहार पोर्ट से
वैसे इसमें 2005 लिखा है, लेकिन मैं आपको करेक्ट बताऊं 2003 से ही इन्वॉल्व है इंडिया, है ना। तो 2005 इसमें लिख दिया है, बट इट वाज 2003। अगर आप RIS की रिपोर्ट पढ़ें, इट्सा की रिपोर्ट पढ़ें, तो 2003 लिखा रहता है। चलो एनीवेज 2005 लिखा, ये आपसे कोई नहीं पूछने वाला, मतलब काफी लंबे समय से है ना, ठीक है। इसके अलावा चाबहार पोर्ट के अलावा दूसरे भी वहां पे डेवलपमेंट्स है इंफ्रास्ट्रक्चरल जो कि करना था, जैसे शाहिद बेहस्ती पोर्ट है चाबहार के ऊपर। 2015 से ये जॉइंटली डेवलप करने के लिए MOU साइन हो चुका है, बट इंडिया डेवलप नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ दैट सैंक्शंस एंड ऑल, है ना। इसके अलावा अब देखो यहाँ पे क्या है कि सैंक्शन क्यों लगाता है, बिकॉज ऑफ द ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट, US सैंक्शंस अंडर द ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट। तो ये भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। बाकी अब आपको समझ में आ गया होगा चाबहार पोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। चाबहार के साथ एक और पोर्ट का नाम बहुत आता है जो पाकिस्तान में चाइना ने बनाया, उसको ग्वादर पोर्ट बोलते हैं। दोनों एक टाइमलाइन लगभग सेम रहेगी, जब आप देखेंगे उनको तो दोनों की टाइमलाइन लगभग सेम रहती है, ठीक है ना। एक सवाल आपके लिए छोटा सा है कि चाबहार पोर्ट का ओपनिंग किस वाटर बॉडी में है। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन टू यू। कमेंट सेक्शन में अगर आप कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। आई होप आप करेंगे, ठीक है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। सेकंड न्यूज है सरदार पटेल के विजन के बारे में, क्योंकि आज है 31 अक्टूबर, बर्थ एनिवर्सरी है सरदार पटेल जी की, और ये 150वीं बर्थ एनिवर्सरी है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इसको एकता दिवस या नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है। एकता दिवस या फिर नेशनल यूनिटी डे, इसीलिए जो उनका स्टैच्यू था उसको हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बोलते हैं। एंड इट इज फॉर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। एंड याद रखिएगा 2014 में ये डिसीजन लिया गया था। इट वाज इन 2014 दैट हिज बर्थ एनिवर्सरी विल बी सेलिब्रेटेड एज यूनिटी डे, ठीक है ना। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज 182 मीटर टॉल, याद रखिएगा 182 मीटर टॉल है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इट्स अ मॉन्यूमेंटल ट्रिब्यूट टू सरदार पटेल। एंड इसके अलावा थोड़े बहुत और फैक्ट्स आपको पता ही हैं, जैसे कि उनका सबसे बड़ा योगदान जो था वो था इंटीग्रेशन। जैसे 565 प्रिंसली स्टेट्स थे जब हम आज़ाद हुए थे, तो इनको इंटीग्रेट करना इंडिया में। देन इसके अलावा जूनागढ़ का स्पेशल केस था जहाँ प्लेबिसाइट करवाया था। इसके अलावा महाराज हरि सिंह का केस था, हरि सिंह वाला केस था जो कि जम्मू कश्मीर का केस था। पहले हरि सिंह किसी को ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, बट जब वहाँ पे पाकिस्तान के जो ट्राइबल्स थे उन्होंने उन पर अटैक कर दिया, तो फिर इंडिया गया मदद करने, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फिर वो साइन कराया, सेशन करवाया इंडिया में। इस तरीके से हैदराबाद में आप सबको पता है निज़ाम का जहाँ पर था, वहाँ पे ऑपरेशन पोलो वॉज डन, एंड इट वॉज सरदार पटेल ऑल्सो हु लेड दैट ऑपरेशन, है ना। तो सरदार पटेल ही थे उसमें, तो ऑपरेशन पोलो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो ऑल दिस थिंग्स समथिंग मतलब ये बताती हैं कि किस तरीके से शाम दाम दंड भेद सारी जो कहना चाहिए कि डिप्लोमेसी के आर्ट्स होते हैं उसमें सरदार पटेल जो थे वो निपुण थे। एंड कई लोग बोलते भी है कि उनका जवाहरलाल नेहरू जी के साथ मतभेद था। तो देखो हमेशा क्या होता है कि आप दो व्यक्ति कोई भी एक जैसा नहीं सोच सकते, तो मतभेद तो हमेशा रहेगा, बट ऐसे मतभेद के कारण हम उनके कंट्रीब्यूशंस को कभी कम नहीं कर सकते, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो और चाहे वो सरदार पटेल हो। कभी भी अगर आपका मतभेद भी है तो भी हम उनके कंट्रीब्यूशंस को कम नहीं कर सकते। तो प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दैट। दूसरी जो न्यूज़ है वो है जस्टिस सूर्यकांत की एज 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आप सबको पता है कि जो प्रोसेस है सिलेक्शन की, मैंने आपको बताया था अभी उस दिन, वो उसको कहलाते हैं MOP यानी कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में क्या था, मैंने आपको उस दिन बताया था कि जो गवर्नमेंट है उसको सेलेक्ट करके नाम भेजा था। जो प्रेजेंट हमारे चीफ जस्टिस हैं जस्टिस BR गवई, उन्होंने नाम भेजा था। उसमें सबसे सीनियर मोस्ट जो जज थे वो थे जस्टिस सूर्यकांत, उनका नाम गया था। एंड दिस इज देन ही विल बी अपॉइंटेड, जस्टिस सूर्यकांत विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, है ना। क्योंकि जो चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट होता है, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट होता है, वो कौन करता है, इट इज डन बाय द प्रेसिडेंट, है ना। 53rd प्रेसिडेंट आप याद रखेगा। साइप्रस रेडी टू बी पार्ट ऑफ IMEC तो आप सबको पता है ना कि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ये मिडिल ईस्ट यूरोप तक जाएगा, इंडिया से मिडिल ईस्ट को ज्वाइन करेगा, ज्वाइन करते हुए फिर यूरोप तक जाएगा। और उसमें अब साइप्रस जो है उसने कहा है कि भाई हम भी आपको ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। तो बहुत अभी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ऐसा मत सोचना ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी है। अभी ना IMEC आया है ना अभी ये आया है, तो देखते हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं, पहले कोट ऑफ द डे देख लेते हैं। चलो लेट्स सी द कोट ऑफ द डे। कोट ऑफ द डे में आज 2 कोट्स हैं जो मैंने लिए हैं। एक कोट है लिपाकी का,
जस्ट वेट फॉर अ मिनट, हाँ एक कोट है जो है वो लिपाखी का, इफ यू फॉल इन लव विद द फ्लावर्स बट नॉट विद देयर रूट्स you will end up disappointed when the autumn arrives. Now this is very deep and subtle quote जो कि आप देख सकते हैं. If you fall in love with flowers but not with their roots, you will end up disappointed when the autumn arrives. So it's a very good. थोड़ा सा बैठ के सोचिएगा, मैं पूरा एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. The Albert Einstein quote, very famous quote है ना, अरिंदेव का ये quote है. तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा. कीप डूइंग दिस, कीप शोइंग मी दिस, एंड आप लोग एक दूसरे के पढ़ा भी करें, है ना. तो हर आदमी एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक कोट लिखने में कितना टाइम जाता है यार, है ना. एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, इतना ही तो लिखना है आपको, तो लिखो, है ना. डू दैट फ्रॉम योर एंड. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है. एडिटोरियल पार्ट में पहला दो एडिटोरियल आ जाए हैं. दोनों ही एडिटोरियल जो हैं वो आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है, ठीक है ना. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है. पहला जो आर्टिकल आप पढ़ेंगे वो लिखा है एआई रीराइटिंग ऑफ द रूल्स ऑफ एजुकेशन. वेरी गुड आर्टिकल. इस आर्टिकल में बताया है कि किस तरीके से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो एजुकेशन के रूल्स को चेंज कर रहा है. अभी मैं बता दूं आपको कि गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत क्लास 3 से करने की. क्लास 3 से 2026-27 में ही क्लास 3 से वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत कर देगी. एंड ये जो मूव है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत है, जो कि बच्चों को प्रिपेयर करेगा फॉर द फ्यूचर. इट विल प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर द फ्यूचर. एंड इसमें जो ऑथर है उन्होंने बताया कि इसमें कुछ चैलेंजेस आएंगे. सबसे पहला जो चैलेंज है वो है ट्रेनिंग ऑफ द टीचर्स की ट्रेनिंग. भारत में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा टीचर्स हैं, एंड उनमें से लगभग सभी 1 करोड़ को ही ट्रेनिंग चाहिए एआई में. अगर आपको पढ़वाना है तो गवर्नमेंट जो है दे हैव स्टार्टेड पायलट प्रोजेक्ट्स जो कि टीचर्स को हेल्प करेंगे कुछ लेसन्स प्लान करके, बट अभी भी बहुत पीछे हैं इस मामले में. तो सबसे बड़ा चैलेंज जो रहेगा वो है कि एआई से हम टीचर्स को कैसे ट्रेन करेंगे, ठीक है. अगला जो पॉइंट ऑथर ने डिस्कस किया है वो है कि जो एआई है इट कैन चेंज द क्लासरूम्स. ये क्लासरूम्स को चेंज कर देगा. क्यों? क्योंकि ये केवल एक सब्जेक्ट नहीं है, ये पूरा लर्निंग एक्सपीरियंस ही चेंज कर देगा, है ना. इट्स नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट कि आपने आया पढ़ा और वो हो गया. एआई से आपकी आगे की लाइफ पूरी अब डिपेंड कर रही है ना भाई. एआई ऐसी चीज है कि जब वो आदमी को आने लगेगी तो उसकी लाइफ पहले जैसे तो नहीं रह जाएगी, है ना. तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स. इसके अलावा आप देखें कि इसमें कुछ चीज़ें ऑथर ने ये भी बताई कि जैसे एआई के रिस्क्स भी बहुत ज़्यादा हैं. कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेबिलिटी बढ़ जाए. देखो आज तीनों आर्टिकल एआई पे थे, इसलिए डेफिनेटली आपको आज बहुत सारी ओवरलैपिंग चीज़ें मिलेंगी आर्टिकल्स में, ना, क्योंकि तीनों ही एआई के ऊपर हैं और तीनों ही इसी बात पे हैं कि एआई को स्कूल्स में स्टार्ट किया जा रहा है क्लास 3 से, है ना. तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. लेकिन एआई के कुछ फायदे जो हैं वो बता दूं. लर्निंग एक्सपीरियंस चेंज कर देगा, प्लस आप इसको स्पेशली क्यूरेट कर सकते हो जो स्पेशल नीड्स के चिल्ड्रन हैं, जैसे जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, डिसेबिलिटीज अगर कोई है उनको, तो ऐसे में उनको जरूर हेल्प करेगा. प्लस ऐसे लोग जो कोई दूसरी भाषा बोलते हों तो उनकी लर्निंग को और ज़्यादा इंक्लूसिव बनाने का जो काम है वो एआई कर सकता है. एआई टीचर्स की हेल्प कर सकता है. कई बार क्या होता है टीचर बहुत बोरिंग पढ़ा रहा होता है, तो एआई से अगर वो पूछेगी कि भाई हम किस तरीके से इसको थोड़ा हंसी मजाक के ढंग से पढ़ा सकते हैं, है ना. हालांकि ये देखो मेरा मानना है कि जो पढ़ाने का ट्रेट है वो बहुत इनबिल्ट ट्रेट होता है. वो पढ़ाना सबके बस की नहीं होती और पढ़ाना बहुत इनबिल्ट ट्रेट है आपके क्योंकि वो पैशन पे बहुत डिपेंडेंट है. अगर आपको पैशन नहीं है पढ़ाने का तो आप कितना भी अच्छा जानते हो आप पढ़ा नहीं पाओगे, और अगर आपको पैशन है तो आप थोड़ा कम भी जानते हो तो आप अच्छे से उसको प्रेजेंट करोगे जितना जानते हो. तो दैट इज समथिंग विच I personally feel, but anyways AI can still help in making at least the content memorable, the content funnier and joyful experience क्रिएट कर सकता है, ठीक है. तो ऑथर का ये कहना है कि एआई ऐसा नहीं कि टीचर्स को सब्स्टिट्यूट कर देगा, इट विल कॉम्प्लीमेंट देम. अगर टीचर्स की जॉब जाएगी भी तो नए जॉब्स जो एआई वाले टीचर्स के वो आएगी भी, है ना. ऐसा नहीं है कि इट विल टोटली सब्स्टिट्यूट द जॉब्स एंड ऑल. तो दिस इज ऑथर इज सेइंग कि हाँ फ्यूचर के जॉब्स डिपेंड करेंगे एआई के ऊपर, नो डाउट इन दैट, बट ऐसा नहीं है कि जॉब्स बिल्कुल चले जाएंगे और कुछ नहीं बचेगा. तो दैट इज व्हाट हैज बीन सेड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल. दूसरा जो आर्टिकल है वह शुड एआई बी इंट्रोड्यूस एज पार्ट ऑफ द स्कूल कैरिकुलम, मैंने जो आपको बताया अभी. तो यहाँ पे ऑथर ने बहुत अच्छी चीजें बताई कि एआई एजुकेशन को उन्होंने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया है. ये आप लोग भी समझ लीजिए, कभी आंसर राइटिंग करनी हो तो बहुत अच्छा है ये.
एआई को दो पार्ट में, एजुकेशन को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। पहला पार्ट उन्होंने बोला एआई लिटरेसी। एआई लिटरेसी मतलब कि अंडरस्टैंडिंग हाउ एआई वर्क्स एंड यूजिंग द क्रिटिकल थिंकिंग वाइल इंटरेक्टिंग विद इट। तो लिटरेसी मतलब बस आपको जानकारी देना, अवेयरनेस क्रिएट करना एआई के बारे में, जानकारी देना, आपको इन्फॉर्मेशन देना कि एआई ये है, एआई ऐसा है, इसके ये फीचर्स हैं, ये सारी चीजें एआई लिटरेसी का पार्ट है। देन सेकंड ऑथर ने कहा है कि एआई स्किल्स। एआई स्किल्स की जब बात करते हैं तो वो है लर्निंग टू बिल्ड और प्रोग्राम एआई टूल्स। अब आप फिर एआई टूल्स पे काम करोगे, एआई टूल्स को प्रोग्राम करना शुरू करोगे, ठीक है। तो ऑथर ने कहा कि जब आप ब्रेकिंग करो पढ़ाने का अगर सोच रहे हो तो लोअर और मिडिल क्लासेस में आप एआई लिटरेसी का काम करो, है ना। जस्ट इंट्रोड्यूस द एआई लिटरेसी पार्ट इन द लोअर एंड द मिडिल क्लासेस, मतलब कि बेसिक अवेयरनेस, बेसिक थिंकिंग स्किल्स एंड इंट्रोडक्शन टू द एआई। देन इन द सीनियर क्लासेस 11th 12th में व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन फोकस द शिफ्ट टू एआई स्किल्स। अब फिर आप 11th 12th में एआई स्किल्स की तरफ जा सकते हो, जैसे कि पाइथन कोडिंग या नेचुरल लर्निंग प्रोसेसिंग, ये करा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक और व्यू पॉइंट इसमें यह है कि भाई टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा चेंज करती है। अब आप आज ही सारे देश में तो एआई नहीं इंट्रोड्यूस कर दोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे अलग अलग जगहों पे अलग अलग पेस से एआई आना शुरू होगा। बट ऑथर का ये कहना है कि भाई कहीं आज आप प्रॉम्प्ट सिखा रहे हो, कल को सपोज करो प्रॉम्प्ट वाली इंजीनियरिंग जो एआई में यूज हो रही है वो ऑब्सलीट हो जाए, तो फिर आप क्या करोगे। तो यू कैन नॉट मतलब वन शू फिट ऑल वाली स्ट्रेटेजी आप नहीं लगा सकते इसमें आपको थोड़ा टाइम के साथ चेंज होते रहना पड़ेगा। जो अच्छे डेवलप्ड प्लेसेस हैं उनको उसके साथ स्पेस से मूव करना पड़ेगा, जो थोड़ा पीछे रह गए हैं रीजन्स उनको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आगे आने के लिए। नाउ वन पॉइंट जो थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है ऑथर ने बोला है, वो ये बोला है कि भाई ये स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल ना बना दे। एआई के यूज़ में सबसे ज़्यादा आपको ये ध्यान में रखना है कि एआई है मशीन, है ना। ऐसा तो नहीं कि वो कोई ह्यूमन बीइंग है, एआई इज अ मशीन। अब ऐसा ना हो कि बच्चे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाए मशीन में, तो अभी ये केवल नॉलेज तक लिमिटेड नहीं रहेगा, फिर वो इमोशनल सपोर्ट भी उसी से मांगना शुरू कर देंगे। माँ बाप को छोड़ के उसी से पूछने लगेंगे लव लाइफ के बारे में, उसी से बातचीत करना शुरू कर देंगे। तो एआई ये सब चीजें करता है प्रेजेंट में भी, तो मशीन्स पे कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ जाए। और एजुकेशन के फील्ड में भी कहीं ऐसा ना हो कि ये देखा गया है अमूमन कि जब एआई से आंसर लोग देते हैं तो उसको याद या समझ नहीं करते हैं, है ना। वो उसको एज इट इज बस एआई का आंसर लिख देते हैं और बाद में अगर 1-2 साल बाद पूछो तो उनको कुछ नहीं याद रहता है। तो ये एजुकेशन की जगह डिस एजुकेशन हो जाएगा। दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग। देयरफॉर एआई का अगर आपको यूज ही करना है तो पहली चीज जैसे मैंने आपको बताई, ऑथर ने कहा कि पहले आप उसको 2 पार्ट में इंट्रोड्यूस करिए, एआई लिटरेसी एंड एआई स्किल बाद में। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो ये करनी है कि टू मच डिपेंडेंसी आपको नहीं बनानी है एआई की। एंड थर्ड चीज जो ऑथर ने बोली है वो ये बोली है कि इसमें हमेशा आपका पेरेंटल कंट्रोल, इसमें आपका सुपरविजन पेरेंट्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बैठ के उनको समझाइए, उनको मोटिवेट करिए कि आपके साथ वो जब भी यूज करें तो यूज करें, है ना। बिकॉज एआई इज नाउ जस्ट लाइक अ थर्ड पर्सन, और वो व्यक्ति आपके बच्चे के साथ अकेले रहेगा अगर, तो इट कैन क्रिएट हैवॉक। तो दिस इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। और जैसा मैंने आपको बताया कैसे इंट्रोड्यूस करना है, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑथर ने बताई है। मिडिल स्कूल में आप उसमें लिटरेसी ऐड करिए एंड 9th-12th में आप फिर उसमें 10th 11th 12th में आप चाहें तो एआई स्किल्स, कोडिंग, एल्गोरिथम्स, ये सब इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। व्हाट विल पावर द एआई डेटा सेंटर्स। अब ऑथर ने एक और चीज बोली, ये भी एआई के ऊपर है कि एआई डेटा सेंटर्स आएंगे आने वाले समय में, और एआई डेटा सेंटर्स जो पावर कंज्यूम करते हैं वो आज के नॉर्मल डेटा सेंटर्स जैसा नहीं है, इनसे 10 गुना 20 गुना ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं। तो आप उन पावर वो लाएंगे कहां से। तो सबसे पहले ऑथर ने कहा है कि भाई देखो, डेटा सेंटर की जरूरत क्यों पड़ेगी ये पता है ना आपको, क्योंकि अब जो है डेटा ही से की है ना भाई। आप देखो ना कि पहले जो आपको स्पीड मिलती थी, जितना डेटा मिलता था उतना तो आप 2 घंटे में कंज्यूम कर लेते हैं आजकल, जो पिछले 24 घंटे में मिलता था आपको। मतलब आपकी डेटा की नीड और डेटा की स्पीड 12 गुना तो अभी ही बढ़ गई है, अभी आने वाले समय में और बढ़ेगी। और जितना ज्यादा डेटा की स्पीड आएगी उतना ज्यादा डेटा जनरेट होगा। तो डेटा जनरेट होगा तो डेटा स्टोर कहाँ होगा, वो स्टोर होगा डेटा सेंटर्स में। और ये डेटा सेंटर्स जो हैं इनको पावर करने के लिए बहुत अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो वो
इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी? वो इलेक्ट्रिसिटी आएगी, पहले ऑथर ने कहा है कि ये पावर हंग्री जायंट्स कहलाता है, ये डेटा सेंटर पावर हंग्री जायंट्स हैं, और इनको इलेक्ट्रिसिटी आप लाने के लिए सबसे पहले रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ शिफ्ट करेंगे, जो इंडिया कर भी रहा है। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी अपन ने बना लिए, विंड पावर ला ली, सोलर पावर ला ली, ये सब यूज कर लिए, ठीक है ना, क्योंकि इनको जनरेट करने में पोल्यूशन भी कम हो रहा है, ये सारी चीजें ना। वन सोर्स जो कि बहुत पावर जनरेट कर सकता है वो है SMR, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। लिख लीजिएगा, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। व्हाट आर दे आर स्मॉल फैक्ट्री मेड न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ये 1 से 300 मेगावाट 1 to 300 मेगावाट तक के फैक्ट्री मेड न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं। दे आर सेफ, दे आर ऑटोमेटिक मतलब ऑटोमेटिक शटडाउन होता है इनका, फ्यूल कम कंज्यूम करते हैं, दे कैन बिल्ड क्लोजर टू सिटीज और इंडस्ट्रीज, इनको क्लोजर हम बना सकते हैं, एंड दे कैन प्रोवाइड 24/7 स्टेबल पावर। ये लेस रेडियो एक्टिव वेस्ट भी लेस क्रिएट करते हैं, एंड इसमें आप अगर मतलब इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपको बहुत ज़्यादा पावर कम एमिशन में, इन्वायरमेंटल लॉस पे कम पे, एंड मतलब थोड़ा सेफ भी है, तो इनको आप कर सकते हो। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स SMRs आपको याद रखना है फॉर द न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन 1 to 300 मेगावाट्स, ठीक है ना, याद रखिएगा। इंडिया 2025 बजट लॉन्च्ड न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। इंडिया ने 2025 के बजट में एक न्यूक्लियर एनर्जी मिशन जिसका 20,000 करोड़ वर्थ है वो लॉन्च किया है, जिसमें गोल है कि 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर बाय 2047, ठीक है ना। और इसमें यह भी है कि 2033 तक हमको एटलीस्ट 5 SMRs बनाने हैं, कम से कम 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाने हैं बाय 2033, है ना। और बार्क जैसा है ना रिसर्च सेंटर, बार्क है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वो अपना खुद का एक SMR, इंडिजिनस SMR डेवलप कर रहा है। तो दिस इज समथिंग गुड, दिस कैन बी द थिंग विच कैन पावर द दीज डेटा सेंटर्स एंड ऑल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। यहाँ पर है ग्रो ऐप टू रेज वाया IPO क्या होता है थोड़ा सा आपको बता दूं। IPO का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। बहुत ही सरल भाषा में, एक बहुत ही लेमैन की भाषा में मैं आपको बताऊं IPO क्या होता है। देखो, जब कंपनी जस्ट स्टार्ट होती है, सपोज करो आपने एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला, ठीक है, आपने रेस्टोरेंट खोला, एक्स व्यक्ति ने रेस्टोरेंट खोला, तो अभी वो 100% उस व्यक्ति का है, ठीक है। अब क्या हुआ, उस समय तो उसके पास पैसे थे, उसने खोल लिया। धीरे धीरे सपोज करो आपका रेस्टोरेंट चलने लगा, अब आपको दूसरे उसके सेंटर्स खोलने हैं, चेन खोलनी है दूसरी जगह पे, और आपको सपोज करो 5 चेन खोलनी है, लेकिन आपके पास पैसा 3 चेन का ही है, तो 2 चेन का पैसा आप कहां से लाएंगे। तो एक तरीका तो आपके पास है कि आप किसी से उधार लें इंटरेस्ट पे, और दूसरा तरीका यह है कि आप अपने कंपनी का कुछ स्टेक बेच दें, है ना, जो आप 100% ओनर हैं। तो आप क्या करेंगे, उसको पब्लिक कंपनी घोषित करने की कोशिश करेंगे कि भाई अब मैं इस कंपनी, चूंकि मेरी कंपनी बड़ी हो गई है, तो मैं इसको पब्लिक कंपनी घोषित कर देता हूं। पब्लिक कंपनी घोषित करने के लिए आप उसको किसी जो लोकल आपका सेंसेक्स इंडेक्स है वहां पे लॉन्च कर देंगे। जैसे इंडिया में BSE हो गया और NSE हो गया, तो वहां पर आप स्टॉक एक्सचेंज पे इसको लिस्टिंग कर दी, और आपने बोला कि भाई मेरे कंपनी के 10% शेयर बेच दो। तो 10% मतलब आपने IPO में अपनी कंपनी का दे दिया। तो अब वो 10% कौन खरीद लेगा, वो कॉमन पब्लिक खरीद लेगी, रिटेलर्स खरीद लेंगे, या फिर कुछ म्यूचुअल फंड कंपनीज, इस तरीके के लोग खरीद लेंगे। इसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब पहली बार आप अपनी मतलब प्राइवेट कंपनी जब पहली बार लिस्टिंग होती है, कहां पे, स्टॉक एक्सचेंज पे उसकी लिस्टिंग होती है पहली बार, और उसके जब अपन शेयर्स थोड़ा सेल करते हैं टू द पब्लिक एंड ऑल, इसको हम बोलते हैं द IPO या फिर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगला न्यूज है, व्हाट आर रेयर अर्थ्स एंड व्हाई आर दे सो वाइटल। रेयर अर्थ क्या होते हैं, तो बहुत ही सिंपल भाषा में ये भी समझ लो कि रेयर अर्थ यानी कि 17 एलिमेंट्स। 17 एलिमेंट्स में 15 तो लेंथेनाइड्स कहलाते हैं, सिल्वरी वाइट मेटल्स कॉल्ड लेंथेनाइड्स और लेंथेनॉइड्स। इसके अलावा 2 और ऐड कर दो, स्कैंडियम एंड यट्रियम। स्कैंडियम एंड यट्रियम मतलब लेंथेनाइड्स या लेंथेनॉइड्स में स्कैंडियम और यट्रियम ऐड कर दो, तो यू विल गेट द रेयर अर्थ। रेयर अर्थ का यूज कहां होता है, रेयर अर्थ का यूज होता है बहुत इंपॉर्टेंट चीजों में, आईफोन से लेके वॉशिंग मशीन तक, या फिर F-35 फाइटर जेट तक। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ढूंढोगे वहां मिल जाएगा, मेडिकल इक्विपमेंट्स में भी मिल जाएगा, ऑयल रिफाइनिंग में मिल जाएगा, मतलब आप जहां चाहो, मिसाइल्स में ढूंढना चाहो वहां भी मिल जाएगा।
अब रेयर अर्थ को रेयर क्यों बोलते हैं? क्या वो रेयर होते हैं? नहीं, रेयर होते नहीं है, बट इनकी मात्रा इतनी वैसी अलग अलग जगह है, स्कैटर्ड है कि इनका और जो निकालना है, मतलब इट इज कॉस्टली टू एक्सट्रैक्ट देम, इसलिए इनको रेयर कहते हैं। ठीक है ना, दे आर नॉट रेयर बट देयर एक्सट्रैक्शन इज वेरी वेरी कॉस्टली एंड देयर फॉर दे आर कॉल्ड रेयर अर्थ। ठीक है ना, एंड इनको एक्सट्रैक्ट करने में एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि थोड़ा सा पोल्यूशन भी होता है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी होता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है। ठीक है ना, इनके नाम लिखे हुए ऑथर ने तो स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, सीरियम, प्रेसिडोनियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, समैरियम, यूरोपियन, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, एर्बियम, थुलियम, यटरबियम एंड ल्यूटेटियम, है ना। तो ये इसके नाम हो गए। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट मैंने आपको बता दिया, क्योंकि टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, उनमें सॉल्वेंट्स का यूज किया जाता है, तो इसलिए ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होता है इसको एक्सट्रैक्ट करना। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच आर देयर। पावरफुल हरिकेन मेलिसा अपेंड्स लाइफ ऑफ द जमैकन्स। तो ये जो आपका वेस्ट इंडीज वाला पार्ट है ना, वेस्ट इंडीज वाला पार्ट है, वहां पे साइक्लोन आया, हरिकेन आया। साइक्लोन इंडिया की टर्मिनोलॉजी है, और अगर हम यही ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को जो आपका अटलांटिक वाला पोर्शन है, यहाँ पे अमेरिका वाला पोर्शन है, वहां पे हम इसको क्या बोलते हैं? वहां पे हम इनको हरिकेन बोलते हैं। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं हरिकेन मेलिसा जो था, सो वेरी पावरफुल, लगभग जो विंड स्पीड थी वो 185 माइल्स पर आवर या 300 किलोमीटर पर आवर थी, है ना। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल था। एंड ये 1935 में एक लेबर डे के टाइम पे हरिकेन आया था, उसकी रिकॉर्ड उस रिकॉर्ड को बराबर कर लिया है इस हरिकेन मेलिसा ने। तो ये रीजन याद रखना, जमैका एंड ये आपका वेस्ट इंडीज वाला। RSF captures अल फाशर, इट्स डेथ एंड हॉरर फॉर द फ्लीइंग सुडानीज। तो यहाँ पे सूडान में आपको पता है कि एक सिविल वॉर चलता रहता है। वो सूडान का सिविल वॉर क्या है बता देता हूँ आपको। सूडान के सिविल वॉर में दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं। पहली है सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस और दूसरी है वहां की पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। याद रखिएगा, दोनों अलग अलग लोग लीड करते हैं। सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस SAF वहां पे है पहली पार्टी, दूसरी है रैपिड सपोर्ट फोर्सेस RSF। कन्फ्लिक्ट का कारण क्या है कि जो 2021 में मिलिट्री कू हुई थी, उसमें पावर स्ट्रगल दोनों के बीच में चल रहा है। आर्मी और पैरामिलिट्री के बीच में पावर स्ट्रगल चल रहा है। ठीक है ना, तो RSF को नेशनल आर्मी में इंटीग्रेट नहीं किया जा रहा है एंड सिविलियन रूल में लौटा भी नहीं जा रहा है। तो मेन एरियाज कौन से हैं? खार्तूम जो कैपिटल है, डारफर रीजन, डारफर सूडान का एक रीजन है, बहुत ज्यादा इंपैक्टेड है। मैप में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सूडान है, आप देख सकते हैं बॉर्डर ऊपर इजिप्ट में, इधर लीबिया, इधर चैड, इधर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, नीचे साउथ सूडान और इधर इथियोपिया, एरित्रिया। ठीक है, ये इनके बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं। और अगर आप बीच में देखें इनके प्लेसेस में, तो आप दिख जाएगा अल फाशिर जो जगह मैंने आज बताई है, वो आपको ये दिख रही होगी। दिख रहा है आपको अल फाशिर? सूडान के अगर आप लेफ्ट में देखें तो जो पहला प्लेस है वो अल फाशिर ही है। ठीक है, तो दैट इज वन थिंग विच इज देयर। आप लोग को आई होप समझ में आ रहा होगा, है ना। एंड इसकी जो कैपिटल है वो है खार्तूम। तो ये भी आपको एक चीज़ है जो कि पता होनी चाहिए। आई होप यू विल रिमेंबर दिस थिंग। बॉर्डरिंग कंट्रीज जो मैंने आपको बताई वो देख लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पे चल रहा है एंड अल फासिर को कैप्चर कर लिया है इसने, RSF ने। तो ये भी आप देख लीजिए। तो दैट इज इट फॉर द डे। आई होप आपको मजा आया होगा। कल के मैच में भी मजा आया होगा। बेहतरीन प्रदर्शन, जेमिमा रॉड्रिग्स हो गई, चाहे हरमनप्रीत कौर हो गई हो, बेहतरीन प्रदर्शन। मतलब मुझे तो ऋचा घोष की भी अच्छी लगी। 26 रन ही बनाए बट बेहतरीन 26 रन जल्दी क्विक वाले। तो दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक दैट वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।